तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हमारा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी के विलयन में से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन के डैश के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके पास दिया गया है, विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण, चूने के पानी के कारण दूध का थक्का, चूने के पानी में उपस्थित गंदगी, अविलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे जैसे हमने रिएक्शन दे रखी है, तो रिएक्शन ये आपके पास चूने का पानी है और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वो कैसा होता है, विलयनशील होता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे विनेगर लिया गया है और बेकिंग सोडा, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी जो है इस नली से यहाँ से निकलती है, ट्यूब से, इस ट्यूब से, और उसके बाद फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में आ जाती है, जो कि लाइम वाटर यानी कि इसको क्या कर देती है, दुधिया कर देता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला, विलयनशील कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है ऐसा। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक, यहाँ पे वैज्ञानिक छूट गया है, वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त है कौन सा, तो इसमें देखिए दूसरा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना। ठीक है, देखिए विज्ञान का मतलब ये होता है कि आओ करके सीखें। तो आओ करके सीखने के लिए हमें क्या आवश्यकता, किसकी आवश्यकता होती है, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। तो यानी कि दूसरा इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रयोगशाला तापमापी 55 डिग्री सेल्सियस और 56 डिग्री सेल्सियस के बीच 5 विभाजन प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि तापमापी डैश तक उचित रूप में मापा जा सकता है। किस उचित रूप में मापा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तीसरे का पहला सही हो जाएगा, 55.2 डिग्री सेल्सियस तक उचित रूप में मापा जा सकता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह को राइजोबियम के साथ सही रूप से पहचाना जा सकता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। सबसे पहले जड़ों की ग्रंथियां, फिर घटपड़ी, फिर नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का यहाँ पे हमने जो है फिगर वगैरह दिखा रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है विथ बीम फैमिली। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको हम राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम भी बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ये देखिए यहाँ पे बैक्टीरियाइड्स होते हैं और यहाँ पर क्या है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पे हैं। तो ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसको जो है नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखिए, चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। और ये इंस्टा आईडी दी गई हैं हमारी, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, वायुमंडल में उपस्थित गैसें जो पौधागर प्रभाव का कारण है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पे हमने चार्ट दे रखा है। तो चार्ट में देखिए ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे कुछ हैं, जैसे कि मेथेन है हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है। तो देखते हैं इतनी सारी गैसेस दी हैं। अब हम ऑप्शन में चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो पहला ये ऑप्शन आपका इसमें जो है सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेथेन और वाटर वेपर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए डैश खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है आपके पास तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है पर्याप्त रूप में। ठीक है, सुचारू क्रिया के लिए जो है आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्रतिजैविक डैश के उपचार में प्रभावी है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक किसके
उपचार में प्रभावी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इन्फ्लुएंजा का आपका वायरस दिया गया है और ये हेपेटाइटिस का वायरस है, डेंगू है जिसको हम एडिस एजिप्टी भी बोल सकते हैं, इजिप्ट बोल सकते हैं, मॉस्किटो है जिसको मादा एनाफिलीज मच्छर बोला जाता है, एडिस मच्छर बोला जाता है, और जिसकी वजह से फीवर होता है, और कोलेरा का बैक्टीरिया ये यहाँ पे है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, यही आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रतिजैविक कोलेरा के उपचार में प्रभावी होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है, सबसे छोटा सजीव जीवन है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है जीवाणु आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं, कौन कौन से उत्पाद बनते हैं ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और वाटर बनता है, वाटर वेपर जिसको बोल सकते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 है ऊष्मी मान की एसआई इकाई है, ऊष्मी मान की एसआई इकाई क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया डैश के नाम से जानी जाती है, किसके नाम से जानी जाती है, किण्वन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है एक रिएक्शन हमने दे रखी है, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो आप शुगर होगी, वो शुगर जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर ग्लूकोज ईस्ट की प्रेजेंस में क्या करता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन बोला जाता है। तो यहाँ पे रिएक्शन भी दे रखी है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, ये इथाइल अल्कोहल बन जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फिर इसमें आपका ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विज्ञान में आकलन हेतु विद्यार्थियों की डैश की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए, किस पे ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए ये आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैनिक जीवन की अपरिचित परिस्थितियों में संकल्पनाओं की समझ को व्यवहार में लाने की योग्यता के परीक्षण पर ज़्यादा बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर विज्ञान में योगात्मक आकलन को डैश पर बल देना चाहिए, किस पे बल देना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान में योगात्मक आकलन को विद्यार्थियों के अधिगम कठिनाई वाले क्षेत्रों पर निदान करने पर बल देना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन इसमें दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आहारी रेशे हैं, आहारी रेशों को जो है रुक्षांश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशम कहलाता है, कौन सा कृत्रिम रेशम है। तो इसमें ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, रेयान। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और थैंक यू सो मच।